नाज़रीन, गजा से एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए गए हैं और इजरायली स्नाइपर्स को भी गजा के अंदर जो है वो कम्प्लेक्स ऑपरेशन में निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ हम सीरियस एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हजारों फौज इजराइल मजीद दाखिल करने जा रहा है और कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के मुताबिक वो इजराइल पर मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपेशन का इरादा रखता है, मजीद इस अंदाज के अंदर फौज गजा में दाखिल करने जा रहा है। तो बड़ा डेंजरस टाइम है, अगले आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े खतरनाक है, जिसमें मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। दूसरी तरफ ताजा तरीन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अभी भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिकी सपोर्ट के बगैर हमले की तैयारी कर रहा है, यानी वो हर सूरत में ईरान पर हमला करना चाहता है और इसके जरिए वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में ड्रैग करना चाहता है। और ईरान से अभी स्टेटमेंट्स ये सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि इजराइल पूरी तरह से ईरान और अमेरिका के जो निगोशिएशंस हैं उनको खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट्स कर रहा है कि ये निगोशिएशन जो है वो खत्म हो जाए और मामला जो है वो जंग की तरफ चला जाए। अच्छा, इसी दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चाइना रवाना हो रहे हैं। मॉस्को और चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब के साथ जो है वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है और चाइना रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ यूरोपियंस के साथ भी राब्ते जारी हैं, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ भी ईरान के राब्ते जारी हैं। और ईरान ने जैसे पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अल्ट्रा सीक्रेट वेपन्स उनके पास हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमला करता है तो हम पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और जरा देखिए हुआ क्या है, फ्रांस के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वेस्ट बैंक का दौरा करने आ रहे थे और उनका जो वीजा है वो रिवोक कर दिया गया जस्ट बिफोर दे वर लिविंग, यानी कुछ ही घंटे पहले अभी उन्होंने वहां से रवाना होना था, लेकिन उनके जो वीजाज हैं वो रिवोक कर दिए गए हैं। तो बड़ी इंसल्ट है, बहुत बड़ी इंसल्ट है कि फ्रांस का वीजा जो और उनके मेंबर पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है ना, आम लोग भी नहीं, पार्लियामेंटेरियन के मेंबर जो हैं उनके वीजाज जो है वो रिवोक किए गए। तो ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। देखें ना, यूरोप का लीडर है फ्रांस और वीटो पार है फ्रांस। तो आप देखिए कि इन ममालिक की अपनी क्या रिस्पेक्ट और डिग्निटी रह गई है और समटाइम तो ऐसा लगता है कि इन ममालिक को भी इजराइल से आजादी हासिल करनी है, क्योंकि जो इनके सिस्टम्स हैं, जो इनके जो गवर्नमेंट्स हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस आ चुकी हैं और पूरी तरह से इजरायलियों ने जकड़ा हुआ है वेस्टर्न निजाम को, तो उनको भी कहीं ना कहीं इनसे आजादी हासिल करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तबले जंग बच चुका है चाइना और अमेरिका के दरमियान और हम एस्केलेशन देख रहे हैं हर फ्रंट के ऊपर। उसमें दो चीजें हो रही हैं, एक चीज तो ये हो रही है कि अमेरिका इस तरह की डील्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक को कि वो चाइना को आइसोलेट करें, चाइना के साथ किसी किस्म की कोई ट्रेड, कोई बातचीत ना की जाए, उनकी प्रेजेंस को जो है वो हर सूरत में कन्फ्रंट किया जाए। इस तरह की डील्स कर रहा है जिसके ऊपर चाइना का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है कि अगर डील करनी है तो आपस में करें, उसमें हमारे इंटरेस्ट को नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है इसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो वहां पर सीरियस एस्केलेशन, यानी अमेरिका तो उस मुताबिक आगे बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा और चाइना इस चीज को कबूल नहीं कर सकता। और दूसरा, साउथ चाइना सी के अंदर कॉन्टिन्यूअस एस्केलेशन नजर आ रही है, फिलिपाइन में डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जंगी मशकें हो रही हैं, ताइवान के गिर्द डिप्लॉयमेंट की जा रही है, चाइना का इस पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत महंगा पड़ने वाला है और उन्होंने कहा कि ये महंगा पड़ने वाला है फिलिपाइन को, बाकी इन तमाम मालिक के जो और उन्होंने कहा कि बड़ा महंगा पड़ने वाला है फिलिपाइन, बाकी मालिक जो इस वक्त साथ दे रहे हैं अमेरिका का और यहां पर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो दो महाज के ऊपर ये एस्केलेशन हो रही है, एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है और दूसरी तरफ ट्रेड वॉर जिसका स्केल इतना बड़ा है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज और इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी कंपनीज, उसके साथ मुंसलिक करोड़ों लोग और हर सतह के ऊपर अब ये हो रहा है, ठीक है ना। तो वो तो बहुत बड़ा स्केल है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। अमेरिका एक मुल्क के साथ राब्ते कर रहा है और उनको जो है वो प्रेशराइज कर रहा है कि वो चाइना से जरा दूर हो जाए और प्रेशर साउथ जो एशिया के मालिक है उन पर बहुत ज्यादा आएगा आने वाले दिनों के अंदर। और इसी दरमियान नाज़रीन, यमन के हवाले से नई चैट लीक हो गई है। जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनकी एक और चैट जब लीक हो गई है यमन अटैक्स के हवाले से, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को जब फारिग किया जाए। इससे पहले हमने देखा कि पेंटागन के कुछ हाई ऑफिशियल्स वो डिसमिस हुए हैं, तो अब प्रेशर आ रहा है और दूसरी चुके चैट लीक हो गई है तो प्रेशर आ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को जो है वो फारिग किया जाए। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आगाज हम करते हैं एक अफसोसनाक खबर से जो कि वेटिकन से आ रही है। और अफसोसनाक खबर यह है कि पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए हैं। जी हां, पोप फ्रांसिस के हवाले से कुछ ही देर पहले यह खबर सामने आ रही है कि वो इंतकाल कर चुके हैं। 88 साल की उम्र के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। बहुत जबरदस्त शख्सियत और आप अंदाजा कर लें उनकी जो आखिरी स्टेटमेंट जारी हुई है वो क्या है।
आखिरी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने गजा जंगबंदी का मुतालबा किया और इसराइल को कंडेम किया। ठीक है, कल जेडी वैंस के साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी, यानी एक किसी हाई ऑफिशियल के साथ, और कुछ ही मिनट की ये मुलाकात थी क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी सेहत जब स्टेबलाइज नहीं थी। पिछले 2 महीनों से वो ज्यादा बीमार थे और हॉस्पिटल के अंदर भी रहे, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट ने उनको खत भी लिखा। और जब वो हॉस्पिटल से आए, डिस्चार्ज हुए, तो सबसे पहली स्टेटमेंट भी गजा के हवाले से जारी की। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर भी गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। ठीक है, और 20 जनवरी को जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी उसमें फलस्तीनी रियासत की हिमायत वो कर चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट की कि वो फलस्तीनी रियासत के दर्जे मामले को लेकर जाएं ताकि यहां पर अमन हो सके। ठीक है, तो देखें कि ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा आखिरी स्टेटमेंट क्या देकर जा रहे हैं कि गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। तो बहरहाल वेस्ट को यह सोचना चाहिए कि जो वो इसराइल को ये खुली छूट देकर बैठे हुए हैं कि जो मर्जी इसराइल ने करना है वो करता रहे। अभी तक एक सैंक्शन भी तो वेस्ट से नहीं लगी है इसराइल के ऊपर। क्या है, एक भी सैंक्शन लगी है तो उसका मतलब खुली छूट दी हुई है ना। फिलहाल तो सिर्फ मामलात स्टेटमेंट तक हैं, तो उनका सबसे बड़ा पेशवा जो है वो क्या बात करके जा रहा है। तो ये एक अहम तरीन और अफसोसनाक खबर है जो वेटिकन से आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रेजिस्टेंस ने रॉकेट्स फायर किए हैं। कितनी बड़ी बात है, रेजिस्टेंस ने एक बार फिर इजरायली सेटलमेंट्स और शहरों की तरफ जो रॉकेट्स फायर कर दिए हैं। अल कसाम बम्बार्ड नीर यतजाक सेटलमेंट्स विद रॉकेट बैराज, और इसके साथ साथ एक और कंप्लेक्स ऑपरेशन में इजरायली स्नाइपर को मारा है फलस्तीनी स्नाइपर ने। फलस्तीनी स्नाइपर ने जो है वो इजरायली स्नाइपर को मारा है। रेजिस्टेंस फाइटर किल्स इजरायली स्नाइपर इन गाजा अल कुदस ब्रिगेड, और ये शुजाया के अंदर ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया। और सेज इजराइल रैम्प्स अप इट्स वॉर ऑन गाजा एंड इन्वेड्स मोर टेरिटरीज इनसाइड द स्ट्रिप। और ये उस वक्त दोनों ऑपरेशंस हुए हैं जब शदीद तरीन बमबारी की जा रही है और जब इजराइल मजीद फौजें दाखिल करने जा रहा है। उस वक्त भी रेजिस्टेंस पूरे इस्लामी दुनिया की आर्मीज को यह मैसेज दे रही है कि हम आखिरी वक्त इस हद तक भी लड़ रहे हैं, हम इस हद तक भी लड़ रहे हैं। अच्छा, तो बात नाज़रीन यह है कि अगले आने वाले दिन बहुत ही उसमें एस्केलेशन हम देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने सूरत हाल आपके सामने रखी थी, और इस वक्त दुनिया जो है वो एफर्ट कर रही है सीज फायर के लिए, लेकिन इसराइल इसको किस तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और नेतन्याहू जो है वो इंटेंसिफाई करने जा रहा है अपनी ब्रुटैलिटी को। पिछली वीडियो में कुछ सबूत हमने आपके सामने रखे थे कि आने वाले दिन एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। पिछला वीक सीज फायर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, तो मैं मजीद एविडेंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौज मजीद दाखिल करने जा रहा है और गजा को मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई करने का इरादा है। इजरायली मीडिया, नेतन्याहू इज प्रिपेयरिंग अ स्टेप दैट विल कंसोलिडेट द कंप्लीट एंड परमानेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द गाजा स्ट्रिप। इजरायली मीडिया से कुछ देर पहले यह रिपोर्ट सामने आ रही है, मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपेशन की तैयारी जो है वो की जा रही है। उनका एस्टीमेट है, वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो है वो तैयारी की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया को मुदाखलत करनी है। भाई गजा कब तक एटलीस्ट लड़ सकता है? अब देखें ना, उनकी सप्लाई बंद है, खाना पानी बंद है, वो ऑलरेडी मलबे का ढेर है जिसके ऊपर मजीद बम गिराए जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस की कोई असलिया सप्लाई वाज़े तौर पर तो नहीं है, खाना बंद है, हर एक चीज बंद है। तो एक छोटे से इलाके के लोग कब तक, मुझे बताएं, रेजिस्ट कर सकते हैं? तो यहां पर दुनिया को जो है वो मुदाखलत करनी होगी। अच्छा, एक और सबूत जरा देखिए कि हम किस तरह एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी इजरायली जो फाइनेंस मिनिस्टर है समुद्रेज, उसका जो बयान जारी हुआ है, उसने कहा है कि हमें कैदी नहीं चाहिए, हम कोई कैदी नहीं लेंगे और हम बस जंग को आगे बढ़ाएंगे। रिटर्निंग द प्रिजनर इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और यह इसराइल के अंदर बम एक्सप्लोड करने के मुतरादिफ है। यह स्टेटमेंट उसकी वजह यह है कि देखिए, इसराइल के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं या इसराइल के अंदर जो सारी मूवमेंट खड़ी हुई है, वो इस बात के ऊपर नहीं खड़ी हुई कि फलस्तीनियों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, वो इस बात के ऊपर खड़ी हुई है कि जंग रोककर कैदी वापस लाओ, और अगर परमानेंट भी रोकनी पड़े जंग को तो भी रोक दो, कैदी वापस लाना जरूरी है। ये जो सारी तहरीक आपको नजर आ रही है, ये कैदी वापस लाने की है, और साथ ये है कि लंबी जंग इसराइल के फायदे के अंदर नहीं है। ठीक है, ये इस चीज के ऊपर तहरीक चल रही है। तो समुद्रेज का ये आकर बाकायदा तौर पर इस बात को मान लेना कि हम तो कैदी वापस लाने के लिए लड़ ही नहीं रहे, और अब ये अनाउंस करना जब गजा पर कब्जे करने की तैयारी की जा रही है, तो ये बम फोड़ने के मुतरादिफ है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जो बमबारी इसराइल कर रहा है उससे सबको वाज़ेह है कि वो कैदी वापस लाने के लिए बमबारी, तो ये सारा तरीका तो अपना ही नहीं रहे। ऐसे कौन से कैदी वापस आते हैं? और कैदी तो हमास एक साथ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल जब भी स्टेटमेंट जारी करता है तो वो यही कहता है कि हम कैदियों को वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं।
अब उनका यह एतराफ करना, मतलब सारी दुनिया जो कह रही थी कि ये कैदी वापस लाने के लिए नहीं लड़ रहे, ये जेनोसाइड कर रहे हैं, अब उनका यह एतराफ करना और इजराइल के अंदर इस बात की अहमियत ज्यादा है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द अल्टरनेटिव टू हमास सरेंडर इज टू ऑक्यूपाई द गाजा स्ट्रिप। उधर से नेतन्याहू और इधर से स्मोट्रिच कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर गजा को ऑक्यूपाई करना है। और आप जरा देखिए, ऑपोजिशन का सख्त रद्दमल आना शुरू हो गया है और वो कह रहे हैं कि स्मोट्रिच प्रेजेंट द किडनैप एज ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन द अल्टर ऑफ मसियानिक डिल्यूजन। ऑपोजिशन कह रही है कि ये जो मसियानिक डिल्यूजन के अंदर हमारी सारी पॉलिसीज आगे बढ़ रही है ना, कि कोई मसाया आने वाला है, ये डिल्यूजन है। अच्छा, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इज विलिंग फॉर देम टू डाई फॉर हिज एनेक्सेशन डिल्यूजन। और दूसरी बात यह है कि जो ये इस वक्त सोच रहे हैं ना कि ये एनेक्स कर लेंगे गजा को, वेस्ट बैंक को, ये भी इनका डिल्यूजन है, ऐसा होने वाला नहीं है। और तीसरी बात यह है कि स्मोट्रिच इज द ट्रू फेस ऑफ नेतन्याहू गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट इन विच निग्लेक्ट एंड द सैक्रिफाइस ऑफ द लाइव्स नॉट अ फेलियर बट अ पॉलिसी। ये पहला इब्तदाई रिएक्शन आया है, तो ये रिएक्शन मजीद बढ़ेगा। रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो एक अलग बात है, लेकिन उनके बयानात वाज़ेह तौर पर ये बता रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, किस खतरनाक टाइम की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मार्च के शुरू के अंदर स्टेटमेंट्स आ रही थी कि नया प्लान बन रहा है, गजा पर हमले की तैयारी हो रही है, ये सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे थे। 18 मार्च को हमला हो गया। अब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो मजीद फौज दाखिल करने जा रहे हैं, कंप्लीट ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर वो ये भी करेंगे, ठीक है। तो इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और मिडिल ईस्ट को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। 4,20,000 डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, 4,20,000 फलस्तीनी इस वक्त जो है डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। और जरा देखिए फ्रांस के मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हुआ है, बहुत ज्यादा इंसल्ट जो है वो उनको उठाना पड़ी है। उनके वीजा जो है वो रिवोक कर दिए गए हैं इसराइल की जानिब से। इसराइल्स बार फ्रेंच डेलीगेशन अमिड मैक्रोन पैलेस्टाइन रिकॉग्निशन पुश। और किस लिए किए हैं, क्योंकि मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसराइल रिवोक्स वीजास फॉर द फ्रेंच एमपीज आफ्टर मैक्रोन सिग्नल्स intend to recognize Palestinian state despite the approval of the visit and their visas month ago। एक महीने पहले उन्होंने वीजे लगवाए थे, अभी जो है वो रिवोक किए गए हैं जब उन्होंने फ्लाई करना था। अच्छा, तो बात यह है कि ये डॉग जो है वो अपने मालिकों को पड़ गया है, तो मालिकों ने सोचना। और इसमें आप इंपॉर्टेंट बात देखें, ज़ानिज़्म की तहरीक को इन्हीं लोगों ने हवा दी, ठीक है, उसी को बढ़ावा दिया और उसी के तहत ये सारा फसाद मिडिल ईस्ट के अंदर बर्पा हुआ। तो अब ज़ानिज़्म के नताज इनको भी भुगतना पड़ रहे हैं और ये होता है। आप समझते हैं कि आप तबाही सिर्फ दूसरों के लिए लेकर आएंगे, नहीं, वो कोई बुराई हो, कोई तबाही हो, वो जो है ना रिवर्स होकर आपकी तरफ आ ही जाती है। जो तबाही ये मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आए हैं उसके असरात यूरोप के अंदर देखे जा सकते हैं, माइग्रेशन की सूरत के अंदर, इकॉनमी की सूरत के अंदर, सारी चीजें। तो जो ज़ानिज़्म इन्होंने इधर मुसल्लत किया मिडिल ईस्ट के मालिक के ऊपर और इस्लामी दुनिया के ऊपर, अब इसके असरात इनको खुद भी देखना पड़ रहा है। भाई इनकी हैसियत क्या है, भाई दुनिया का कौन सा मुल्क है जो फ्रेंच उनके जो वीजास हैं रिवोक कर सकता है? तो हैसियत क्या रहेगी फ्रांस की? इससे पहले बरतानिया के उनके साथ वही हुआ, उनको तो बकायदा डिटेन किया गया। तो इन मुल्कों की क्या फिर हैसियत है? ये कौन सी ग्लोबल पावर्स हैं? तो इसलिए इनको अपनी हैसियत जो है वो मनवाना पड़ेगी। सो द इंपॉर्टेंट बात है कि वॉर इज कमिंग फॉर मिडिल ईस्ट इन सारी तनाजुर के अंदर। और दो ही रास्ते हैं, एक वो अरब प्लान है और दूसरा रास्ता वो जंग है जिसके अंदर फिर ये मिडिल ईस्ट के मालिक भी अल्टीमेटली ड्रैग हो जाएंगे इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है। तो दुनिया कोशिश तो कर रही है अरब प्लान के लिए, लेकिन ये कोशिश काफी नहीं है, ये हमारे सामने है। अच्छा, इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये विजिट होने जा रहा है इसी तनाजुर के अंदर जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स के जंग नहीं रुकेगी, सीज फायर नहीं होगा, गजा पर कब्जा करेंगे, उस तनाजुर के अंदर इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर हेड्स टू सऊदी अरेबिया फॉर द कंसल्टेशंस ऑन कॉमन रीजनल चैलेंजेस। और इस वक्त इजिप्ट और चाइना की जंगी मशकें हो रही हैं और इजिप्ट को जो जदीद फाइटर जेट्स हैं वो भी चाइना की तरफ से दिए जा रहे हैं। अच्छा, ईरान के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं? ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने की, डिस्पाइट के ट्रंप निगोशिएशंस कर रहा है। न्यूज़ वीक एक बड़ा मीडिया है, इसराइल मल्स स्ट्राइक ऑन ईरान डिस्पाइट ट्रंप कॉशन। मतलब मल्स आप कहते हैं कि उसकी तैयारी कर रहा है या उस बारे में स्ट्रेटजी बना रहा है। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अटैक करने की तरफ जा रहा है
और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजरायली लॉबी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारे नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ हो रहे हैं वो ना हो। फ्रांस फॉरेन मिनिस्ट्री एक्यूज इजराइल ऑफ सीकिंग टू अंडरमाइन न्यूक्लियर टॉक्स विद यूनाइटेड स्टेट्स। और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरान के साथ नेगोशिएशंस हैं वो इमीडिएटली कोलैप्स हो जाएंगे जो ही वाशिंगटन ने इजरायली डिमांड्स मान ली और उन डिमांड्स को ईरान के सामने रखा, इमीडिएटली वो नेगोशिएशंस कोलैप्स हो जाएंगे। यूएस नेगोशिएशंस विद ईरान विल कोलैप्स वंस वाशिंगटन प्रेजेंट्स इट्स डिमांड्स। अगर वो ये कह देते हैं कि आपको सिर्फ मुकम्मल तौर पर रोल बैक करना है, हम आपकी ये बात नहीं मानते जो पहले अमेरिका ने मानी थी ओबामा दौर में कि आपकी सेंट्रीफ्यूजेस लगी रहेंगी, आपकी कैपेबिलिटी उसी तरह से रहेगी, हम इस बात को नहीं मानते, आपको लिबिया स्टाइल के ऊपर जाना होगा, ये मुज़ाकरात वहीं पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उधर इजराइल पुश कर रहा है और वहां पर भी बयानी यही बना रहा है कि देखो हम भी तो मुज़ाकरात ही की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शराइत वो रखना चाह रहे हैं, अगर वाशिंगटन वो शराइत अडॉप्ट कर ली उसने, तो यहां पर नेगोशिएशन जब वो खत्म हो जाएंगे, फौरी तौर पर इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इजरायली मीडिया कह रहा है कि इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान का हमला रोक सके। इजराइल विल फेस डिफिकल्टी इन डीलिंग विद द इरानियन रिस्पॉन्स अलोन। अगर अमेरिका के बगैर ये हमला करता है, आगे से जो रिस्पांस आएगा इजराइल उसको बिल्कुल नहीं रोक सकेगा। और हमने तो प्रैक्टिकली ये भी देख चुके हैं कि अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, इजराइल, इन सब का एयर डिफेंस था। जॉर्डन ने भी मिसाइल रोके ईरान के, उसके बावजूद वो पेनिट्रेट कर गया इजराइल के अंदर। तो यहां पर अकेला इजराइल ईरान के मिसाइल को कैसे रोकेगा? अमेरिका के साथ मिलकर जब वो नहीं रोक सका, तो यह बात भी है कि नेतन्याहू ने हमला तो करना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो यह बात भी अपनी जगह पर है कि नेतन्याहू ने हमला तो करना है, लेकिन आगे से जो ईरान की पावर है उसका भी फिर इनको लग पता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, अगले 24 घंटों के अंदर वो रवाना होंगे। और किस लिए जा रहे हैं? ईरान फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू चाइना टुमारो अहेड ऑफ थर्ड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएस। दूसरे राउंड से पहले वो मॉस्को गए, तीसरे राउंड से पहले जब वो चाइना जा रहे हैं, तो ये बात भी दुनिया को समझ नहीं आती कि जब चाइना, रशिया इस हद तक ईरान के साथ खड़े हैं, तो यहां पर फिर हमला कैसे होगा? यहां पर तो फिर इनको लड़ना पड़ेगा रशिया और चाइना से। अच्छा, इसके साथ साथ ईरान ये कह रहा है कि हम रीजन के साथ भी टॉक्स कर रहे हैं, यूरोपियंस को भी इवन उनके साथ टॉक्स कर रहे हैं, और यही तरीका है इजराइल से लड़ने का। देखिए, इजराइल से लड़ने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना है और इजराइल को आइसोलेट करना है, ना कि आपको आइसोलेट हो जाना है। अब आप देखिए, यूरोपियंस ईरान के प्रिंसिपल स्टांस को मान रहे हैं। मिडिल ईस्ट किसके साथ खड़ा है? ये सऊदी अरेबिया का डिफेंस मिनिस्टर का दौरा हुआ, वो आपने देख लिया। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया वो खड़े हैं, तो इजराइल उसमें आइसोलेटेड है। ईरान, वी इन्फॉर्म्ड चाइना, रशिया एंड रीजनल कंट्रीज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इनडायरेक्ट टॉक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉक्स इन मस्कत एंड वी हेल्ड कंसल्टेशंस विद द यूरोपियन ट्राइका। ये बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहे हैं। रिगार्डिंग द मस्कत पाथ एंड वी विल कंटिन्यू दिस अप्रोच। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का जरा स्टेटमेंट देखिए। वी मेंटेन एक्सचेंज विद ईरान एट ऑल लेवल्स। हर सतह के ऊपर जो है वो हम ईरान के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं। और द गार्डियन की रिपोर्ट ये जारी हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि रशिया का किस कदर रोल होगा ईरान के साथ। और देखिए, रशिया किस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर, कि यहां पर जो बातचीत हो रही है वो रशिया के थ्रू हो रही है। और रशिया का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बड़ा है ना। अब द गार्डियन की रिपोर्ट आप देखिए, मॉस्को कुड प्ले अ पिवटल रोल इन एनी एग्रीमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। फैसले कहां पर हो रहे हैं? मॉस्को के अंदर। रशिया विल बी द आर्बिटर इन द इवेंट ऑफ वायलेशंस ऑफ द इरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका की गारंटीज मानेगा? नहीं, रशिया की गारंटीज होंगी। अगर कोई भी वायलेशन हुई तो रशिया दरमियान के अंदर मौजूद होगा। मॉस्को रोल विल नॉट ओनली बी प्रेजेंटेड एज पोटेंशियल डेस्टिनेशन फॉर ईरान स्टॉक पाइल ऑफ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम। ना सिर्फ यह कि जो यूरेनियम है वहां पर इनरिच है वो वहां पर भेजी जाएगी, यानी ईरान जो अपनी यूरेनियम है वो कहां पर रखवाएगा? रशिया के पास। और सिर्फ यहीं तक रशिया का रोल नहीं है, बल्कि आगे चलकर अगर कोई वायलेशन होती है तो उसमें भी रशिया ईरान के साथ खड़ा होगा। तो इतना ज्यादा कॉपरेशन यहां तक बढ़ चुका है। अच्छा, इस वक्त मैसिव बॉम्बिंग जब वो यमन के ऊपर हो रही है, बहुत मैसिव लेवल की, जरा देखिए। यूएस बॉम्बिंग ऑफ हुती साइट्स इन 6 गवर्नरेट्स। 6 गवर्नरेट्स की हम बात कर रहे हैं। आप 6 प्रोविंस आप सादा अल्फाज में समझ लीजिए। इतनी बड़ी बॉम्बिंग जब इस वक्त की जा रही है, 12 मजीद लोग ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हो गए यमन के अंदर। वहां पर सिर्फ इजराइल के क्राइम्स को जारी रखवाने के लिए ये बॉम्बिंग जब यहां पर की जा रही है और मुकम्मल नाकामी हो रही है। यमन कह रहा है कि हमने
कुछ नए ऑपरेशंस किए हैं और आने वाले घंटों के अंदर वो डिटेल्स जारी करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शॉर्टली अनाउंसिंग अ नंबर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन यमन ये कह रहा है कि हमने किए हैं। अमेरिका के ऊपर अटैक होगा, शायद इजराइल के ऊपर भी अटैक हो, तो अमेरिका बमबारी कर रहा है, उसके जवाब में यमन फिर अटैक कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि यमन आगे से जवाबी अटैक ना कर रहा हो। तो मुकम्मल जहां पर हजीमत जो है अमेरिका को उठाना पड़ रही है। इसके साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसकी नई चैट लीक हो गई है यमन के हवाले से और प्रेशर बढ़ गया है कि यह बंदा भी इस्तीफा दे। पेंटागन चीफ शेयर्ड यमन वॉर प्लान्स इन सेकंड सिग्नल चैट। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इज फेसिंग ग्रोइंग स्क्रूटनी after reportedly disclosing sensitive details about a military strike in Yemen to private messaging group, making the second known leak. और जैसे कि अब अंदर से प्रेशर आ रहा है, must resign in disgrace. Question how Secretary Defense could remain in his role following these developments. अंदर से प्रेशर आ रहा है कि इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अब ये बंदा कैसे रह सकता है। Growing pressure on Hegseth यानी डिफेंस सेक्रेटरी और द डिटेल्स कीप कमिंग आउट। ये चक शमर जो कि बहुत फेमस सेनेटर है, वी कीप लर्निंग हाउ पैटी हेजेसेथ पुट लाइव्स एट रिस्क बट ट्रंप इज स्टिल टू वीक टू फायर हिम। पैटी हेजेसेथ मस्ट बी फायर्ड। वो कह रहे हैं कि ट्रंप कितना कमजोर है कि वो इसको हटा नहीं पा रहा, तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, इससे पहले ट्रंप ने इसको बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था और कहा कि ये तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अभी डिसमिसल हुआ, वो मामला खत्म नहीं हुआ था, अभी डिसमिसल हुआ है और हाई ऑफिशियल्स पेंटागन से उनको फायर किया गया है। तो अब ये नई लीक आ गई है। तो ये ट्रंप इंतजामिया की जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक्सपोज हो रही हैं कि इतना बड़ा आला ओहदेदार, उसकी सूरत हाल ये है। तो यमन के हवाले से जो इनकी पॉलिसी है, मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो टोटल नाकाम होगी। जो देखे ना, फैसला करने वाली शख्सियात ये हैं, तो वो कितने सही फैसले कर रही होंगी। अच्छा, अब आखिर में चाइना के हवाले से अगर हम बात करें तो तबले जंग बच चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। अब सब चीजें वैसी नहीं होने वाली हैं कि भाई एक अमेरिका है, अब चाइना है, वो सिर्फ स्मार्टफोन्स भेज रहा है, लैपटॉप्स भेज रहा है, बस ट्रेड कर रहा है। नहीं, अब दो ताकतें जो वो टकरा गई हैं। और देखिए, पिछली जो सेंचुरी है उसको चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। चाइना ने उसमें बहुत ह्यूमिलिएशन देखी, यूरोपियंस के हाथों, वेस्टर्न के हाथों, और उनकी पूरी जनरेशन तबाह होगी। इस वक्त चाइना के अंदर यह कंसेंसस है कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, उस पोजीशन के अंदर कभी हम नहीं जाएंगे कि इनकी शरारत मान लें। और आज का चाइना फिर कितना पावरफुल है, माजी का चाइना तो उस तरह से नहीं था। तो आज का चाइना पावरफुल है कि अपने इंटरेस्ट का जो है दिफा कर सके। तो देखिए, चाइना करेक्ट करता है ना अपनी हिस्ट्री से, और वो एक सिविलाइजेशन के तौर पर आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, बिहेव करते हैं। अब देखिए कि जो प्रोफेसर जेफरी हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी की, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या मसला है चाइना से। चाइना से मसला यह है कि चाइना इज अ सक्सेस स्टोरी, यही मसला है। चाइना इज नॉट एन एनिमी, एक्चुअली ही इज अ सक्सेस स्टोरी, और इसलिए अमेरिका ने चाइना को एनिमी बना लिया है। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ ये डील्स कर रहा है कि चाइना को दरमियान में से माइनस किया जाए, चाइना से ट्रेड खत्म की जाए, चाइना की प्रेजेंस को कम किया जाए, उनके इन्फ्लुएंस को रोका जाए। और इसके ऊपर बड़ा सख्त चाइना से रिस्पांस आ रहा है और ये आना भी है। अब ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, द गोल्डन रूल ऑफ निगोशिएटिंग एंड सक्सेस, ही हु हैज द गोल्ड मेक्स द रूल्स। थैंक यू। ह्यूमिलिएशन, टोटल ह्यूमिलिएशन। और इस बंदे के बारे में डॉक्टर्स रिपोर्ट दे चुके हैं और ये वैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है कि ये प्लेनेट का सबसे बड़ा डील मेकर है। ठीक है ना। बहरहाल वो खुशामदी टोला भी साथ मौजूद है। अब ये कह रहा है, चाइना के लिए स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि जिसके पास गोल्ड होगा वही रूल्स बनाएगा। तो इस तनाजुर के अंदर कि भाई अमेरिका तमाम मुल्कों को प्रेशराइज करेगा और उनसे अपनी चीज बनवाएगा, जिसके पास गोल्ड होगा वही रूल्स बनाएगा कि कैसे चलना है। चाइना का जरा रिस्पॉन्स देखिए, चाइना अपोज एनी डील्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज दैट कम्स एट इट्स एक्सपेंस। जिसमें हमें शामिल किया जाएगा कि वो डील जिसमें हमारे हवाले से कोई फैसला किया जाए कि हमसे ट्रेड नहीं होगी, हमें कन्फ्रंट किया जाएगा, तो वो हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और हम तमाम कंट्रीज को वार्न कर रहे हैं कि वो ऐसी डील्स को साइन ना करें। चाइना वार्न्स यूएस अगेंस्ट स्ट्राइकिंग इंटरनेशनल डील्स दैट कुड हार्म बीजिंग। इसके साथ साउथ चाइना सी के अंदर यानी दो फ्रंट है, एक ट्रेड वॉर का है, दूसरा साउथ चाइना सी का है, जिसमें मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जा रहा है और उसमें डिप्लॉयमेंट हो रही है, जंगी मशकें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। चाइना की स्टेटमेंट देखिए, वी अर्ज द फिलीपाइंस टू इमीडिएटली स्टॉप इट्स वायलेशंस एंड प्रोवोकेशंस। वी एडवाइज सम कंट्रीज नॉट टू प्रोवोक अस ऑन ताइवान इशू एंड दोज हु प्ले विद फायर विल गेट बर्न्ड। आग से खेलना बंद करो। और अभी जो फॉर्मर हेड ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एडमिरल हैरी हैं, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। उनके मुताबिक ताइवान की जंग आ रही है। चाइना हैज मेड इट अबंडेंटली क्लियर
it intends to isolate and seize Taiwan, which is against American interest. The US should be equally clear, and we should never allow China to dictate America's foreign policy with regard to Taiwan. तो ये दो सतह के ऊपर एस्केलेशन है, और मैं आपको बता दूं कि पहले जैसा मामला नहीं रहने वाला है। अब ये जंग तभी खत्म होगी जब दोनों में से एक फातेह होकर निकलेगा। तो बड़ा खतरनाक टाइम है दुनिया के लिए। दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज, रिजीम्स, बहुत कुछ मुतासर होने वाला है, जैसे कोल्ड वॉर के अंदर हुआ था। दुनिया को अब देखें ना, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला, जब भी ये नारा लगता है तबाही आती है कि मुल्कों को चूज करना है चाइना और अमेरिका में। भाई ये तो तबाही है। अब दो बड़े इकोनॉमीज के दरमियान आप कह रहे हैं कि चूज करें। भाई अगर अमेरिका के साथ जाएंगे तो चाइना क्या इसको अफोर्ड करेगा? तो मामला खराब है। तो ये सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुलगा करें। फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।